अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। तारिक मतीन साहब मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। तारिक मतीन साहब ने अपना कीमती वक्त दिया, उनके लिए बहुत शुक्रिया। दो इश्यूज़ हैं जिन पे मैंने कोशिश की काफ़ी अर्से बाद तारिक साहब को मैं ज़हमत दूँ। हम अगर किसी सियासी शख्सियत से बात करते हैं तो उनका अक्सर ये जवाब होता है, वो हमेशा दूसरे के ऊपर तनकीद और अपनी अच्छाइयाँ बयान करते हैं। तो एज़ ए सहाफ़ी, एज़ ए सिटीज़न, तारिक मतीन साहब से बेहतर कोई शख्सियत नहीं जो कराची की ना सिर्फ सूरत हाल के ऊपर बात कर सकें बल्कि जो सियासत में उतार चढ़ाव है उस पर भी बात कर सकें। तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दो तीन सवाल हैं। एक तो ये है कि सर, कराची में अमन अमान की सूरत हाल ऐसी हो गई है कि जब तक आप अपने घर में हैं शायद महफूज हैं, रोड पर निकलेंगे तो कभी भी ऐसा लगता है कि कभी भी लौट जाएंगे। यानी कि अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि लोग एक दूसरे से ख़ुद जो है खौफ महसूस करने लगे, हालांकि कोई डकैत ना भी हो। आईजी की सूरत हाल आपने खुद देखी, सिंध की पुलिस के साथ साथ आप सूबाई हुकूमत की भी अगर तर्ज अमल देखें तो इंतहाई यानी कि पोलाइट टाइप का, और कहते हैं कि जैसे बिल्कुल सब सही है, लेकिन एक्चुअल हालात बड़े ख़तरनाक हैं, बहुत नाजुक हैं। क्या देखते हैं? हाँ, सूरत हाल नाजुक है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। एक दूसरा, वो हिना दिलपजीर साहिबा जो है हमारी मोमो बुलबुले वाली एक्ट्रेस, उनका एक बड़ा आजकल ना क्लिप वायरल हो रहा है। आई डोंट नो वो किसी ड्रामे का है या किसी कॉमेडी पीस का है, लेकिन वो बड़ा वायरल हो रहा है। वो उस क्लिप में होता ये कि बैठी हुई कराची में किसी सिग्नल पे गाड़ी में, और वहाँ पर एक शख्स आके शीशे पे नॉक करता है और वो कहती है भाई ये ले लो, मोबाइल फ़ोन देती है। उसके बाद वो जेवर वगैरह उतार के कहती है ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो कहता है अम्मा, आंटी, बाजी, बात तो सुने। वो शख्स बात नहीं कर पा रहा होता और वो एक के बाद एक चीज़ उसे पकड़ाती जाती है, और फिर वो कहता है मैं तो ये कह रहा था आपका दुपट्टा बाहर निकल रहा है। और फिर वो दुपट्टा जो है वो अंदर करने को उन्हें कहता है। ये वाक़तन हालात हैं कराची के। आप गाड़ी ड्राइव करते हो, जा रहे हो, बराबर में साथ एक मोटरसाइकिल आ जाए तो आपको लगता है ये जो साथ मोटरसाइकिल 50 गज़ मेरे साथ चल गई है, ये किसी भी वक्त गन निकालेगा और कहेगा लगा साइड पे, निकाल जो कुछ है तेरे पास, तो ये होने वाला है। तो ये इस शहर के हालात हैं। और इस शहर में पुलिस वाला पकड़ा जाता है। यहाँ एक नौजवान को जिसकी अभी शादी हुई थी लूटते हुए इस शहर में पुलिस पकड़ी गई थी, अभी मोबाइल पकड़ी गई थी कुछ अर्सा पहले, जिसमें कुछ 10-12 हज़ार किलो मुनशियात पकड़ी गई। ये इस शहर में पुलिस का हाल है। अभी वो ज़ुहैब कुरैशी, वो पुलिस ने चंपत करवाया बड़े मज़े के साथ। यानी उसको पुलिस वाले अपनी गाड़ी में ले गए, उसकी गाड़ी में ले गए, और प्राइवेट गाड़ी में ले जाने के बाद प्राइवेट गाड़ी वापस लेकर आए और उसे शॉपिंग मॉल डॉल्बिन सेंटर तारिक रोड यहाँ पहुँचाने के बाद कहा चल उड़ जा भोले या पंछिया, तेरा कोई नहीं परदेस में, और उसको भगा दिया। वो गाड़ी से उतरा, उसके बाद कोई पुलिस वाला नहीं उतरा। हरामखोरी की सबसे उम्दा मिसाल अगर आपको ढूंढनी हो तो वो आपको कराची पुलिस पर मिलती है। सर, कराची की पुलिस तो ऐसी है ना कि जिसमें शहरी की ना इज़्ज़त महफूज है। आपने खुद देखा कि पुलिस के एहलकार जो है वो इससे लूटने में मुलविस हैं, कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं, ना उनकी जान ना माल महफूज है। और माशाल्लाह आईजी साहब को 3 साल हो गए और 3 साल में कारकर्दगी अच्छी होने के बजाय मज़ीद गिरती जा रही है, यानी कि जुराइम की तादाद में मज़ीद इजाफा हो रहा है। सर, सूबाई हुकूमत, आपने शुरू से खबरें पढ़ी होंगी और आप देखते हैं कि अक्सर जो है मुख्तलिफ सियासी जमातें कहती हैं कि काश हमें 5 साल पूरे करने दिए जाते। अब यहाँ पर 14 साल यानी कि तीसरा जो उनकी मुद्दत है मुसलसल वो पूरी करने वाले हैं। और कराची में अब रफ़ाही प्लाट्स, पार्क्स, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी आप मिसाल दे सकें कि वो बेहतर है। अब तो बुनियादी तौर पर तो अब तो ये भी लगने लगा है, कराची में बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि मखसूस जो तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको सरकारी नौकरी भी मिलेंगी, चाहे वो उनको रिश्वत के एवज़ मिले, और बाकी जो कराची वाले बुनियादी तौर पर लोग हैं उनको ना सरकारी नौकरी मिलेगी, ना उनकी कोई चीज़ महफूज है, और ना तो उनके पास कोई सहूलियात है। ये एम ब्लॉक है हमारा, एम ब्लॉक नॉर्थ अहमदाबाद, भायानी फारूक आजम मस्जिद के सामने वाला, जिसके सामने जब ये नई ग्रीन लाइन गुजरती है, इस एम ब्लॉक की कंप्यूटर मार्केट में मैं खड़ा हुआ एक अदद माउस खरीदने के लिए मौजूद था। तो एक साहब आए, कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। कहने लगे सर क्या बनेगा? मैंने कहा क्या बनेगा? कहने लगे सर हम तो कराची वाले यरगमाली हैं। उन्होंने सामने दिखाया जो सड़क थी वो टूटी हुई थी और उस टूटी हुई सड़क पे गटर बह रहा था। ये इस वक्त जहाँ बैठे हुए हैं ये ब्लॉक एफ है, और ये जो मैं इशारा कर रहा हूँ एग्जैक्टली इस तरफ, सिंध के एक बड़े वजीर जो हैं, जो रह चुके हैं, इस वक्त तो नहीं है लेकिन वो उनका घर है, डॉक्टर आसिम की हम बात हालिया जो कराची में सियासी बहरान था, यानी कि एमक्यूएम के जो कारकुनान पे, एमपीएस पे तशद्दुद, और उसके बाद जमात इस्लामी के धरना ख़त्म कराने में इनका बड़ा किरदार रहा है डॉक्टर साहब का। तो उनके हम घर के पास मौजूद हैं और उनके घर के सामने ये जो सड़क है
इस सड़क पे जो नाला है, ये नाला जब बिलावल भुट्टो जरदारी इनके घर आए पिछले दिनों में 2 बार, यानी मैं यहां से बैठकर इस तरह से अपनी बैल्कनी में से देखूं तो सामने डॉक्टर आसिम का घर नजर आ रहा है। इस नाले का वो हाल है कि इस पर नाले को जिंदगी में पहली बार देखा मैंने, नाले पे कनात लपेट दी जाती है तंबू की, और वो कनात लपेटने के बाद जो है नाले को छुपा देते हैं कि बिलावल साहब आए हैं। वो डॉक्टर आसिम के घर आते तो बिलावल साहब आए हैं तो उनसे छुपा लो कि नाला कितना गंदा है, शहरी हुकूमत की, कराची में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। इंतहाई बुरी सड़कें, इंतहाई बुरा हाल। और ये जो सिंध गवर्नमेंट है, ये जो मुर्तज़ा वहाब साहब है हमारे, इनकी कारकर्दगी ज़ीरो। इन हालात में जमात ने मांगा था कि जी इख्तियारात दे दें, MQM कह रही है इख्तियारात दे दें, जमात ने मामू बनाया है और जमात को मामू बनाया गया है, मिल के इन्होंने मामू बनाया। मुस्तफ़ा कमाल साहब अलग एहतजाज, MQM का अलग एहतजाज, जमात का अलग एहतजाज, और इन तमाम चीज़ों के दरमियान हुकूमत सिंध हर चीज़ पर काबिज होकर बैठ जाती है, कराची के निज़ाम में ख़ास तौर पर, क्योंकि उनको पता है कि पैसा यहाँ है, ये पैसा किसी और को दे देंगे, वो काम करवा देगा। तो ये जो हम सिंध से, अंदरूनी सिंध से वोट लेकर आते हैं, कोटरी की पैदाइश है मेरी, आप तो जनूबी पंजाब की पैदाइश वाले, तो मैं अंदरूनी सिंध को थोड़ा सा जानता हूँ। तो ये अंदरूनी सिंध से वोट लेके आते हैं भुट्टो के नाम का, बीबी के नाम का, और यहाँ रूल करते हैं। इन्होंने इस शहर को कुछ दिया नहीं है, और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, 13 साल बाद कराची आया हूँ मैं, कि ये इस शहर को कुछ दे भी नहीं सकते, क्योंकि इस शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नुमाइंदा जमात नहीं है। इसलिए नहीं सर, वो तो जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब को तैनात कर दिया, उसके बाद फिर उनकी कोशिश है कि कुछ आगे पीछे काम कराएं। उसके बाद जो बल्दियाती इदारे हैं, यानी कि जो सिटी गवर्नमेंट या KMC टाइप के जो इदारे हैं, उनमें अपने अफराद भर्ती करें, अफसरान भर्ती करें, वो टैक्टिक्स और वो तरीक़ाकार अपनाएं जिस तरीके से MQM इलेक्शन जीत जाती थी। तो वो तो अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, लेकिन यानी कि वो करना नहीं चाहते, नीयत नहीं है उनकी काम करने की। या ऐसे इलाके जहाँ उर्दू बोलने वाले ज़्यादा रहते हैं, दूसरी मुदाफ़ाती इलाकों में जो काम होते हुए नजर आएंगे, उर्दू बोलने वालों के इलाकों में ना रोड बनेगी, ना गटर साफ होगा, कोई चीज़ नहीं होगी। अच्छा, आई डोंट नो हमने ये बात पहले की है नहीं की, लेकिन ये जो शहर कायद है, मैं पहले भी इस चीज़ को आई डोंट नो, मैं आपके साथ कर चुका हूँ, अपने चैनल पे ये बात की थी मैंने, कि ये जो मेन आर्टरीज़ हैं, एक सड़क है जो यहाँ से सुरजानी से चलती है, जिस पर ग्रीन लाइन चल रही है, और ये जाती है जाकर एमजना रोड को मिल जाती है लसबेला से आगे होती हुई। फिर एक सड़क है जो सोराबकोट से चलती है और वही गुरु बंदर वाले उस मकाम पे जाके मिल जाती है। फिर एक सड़क है जो यूनिवर्सिटी रोड से चलती है और दाऊद कॉलेज के पीछे से आगे जाकर वो भी उस जगह को कनेक्ट कर लेती है। फिर शारा फैसल है, वो आगे कनेक्ट करती है, और ये तमाम सड़कें मिल के शहर का जो फाइनेंशियल कैपिटल है, आई चुंदरीगढ़ रोड, टावर, एमेजना रोड, उस फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती हैं, जहां शहर के बैंक्स हैं, जहां स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तमाम बड़े बैंक्स हैं, जहां बंदरगाह है ज़रा सा आगे, और तमाम माल इस शहर का जहां पर है। इन्होंने तकसीम में ये भी किया कि जो डिमार्केशन की, जो लिमिटेशन की, उसमें शहर को इन्होंने ऐसे बांटा है कि वो माल वाला हिस्सा वहाँ वोटर वगैरह अपना, वो इन्होंने गुज़श्ता से मैं पहले ही पक्का कर लिया। तो ये आप देखिए कि यूनिवर्सिटी रोड दरमियान में, जो मैं सड़कों की बात कर रहा हूँ, उसके उस तरफ का कराची, जहाँ आपको एक्सपो सेंटर, उसके पीछे शारा फैसल, उसके पीछे आपको क्लिफ्टन और बाकी हिस्सा मिलेगा। उस कराची में आपको गटर बहते हुए नहीं मिलेंगे, सड़कें टूटी हुई नहीं मिलेंगी। उस कराची की हालत इस कराची के मुकाबले में जब आप इस तरफ आ जाएंगे, जब गरीबाबाद, यासीनाबाद, नाज़िमाबाद और बाकी एरिया से, ये आपको तबाह हाल मिलेंगे। यहाँ उर्दू वोटर सबसे ज़्यादा, ये आपको तबाह हाल मिलेंगे। और वो जो कराची है, वहाँ पर भी उर्दू वोटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर आपको हाल बहुत बेहतर मिलेगा। एक तो उसकी वजह कैंटोनमेंट बोर्ड्स का होना, उन एरियाज़ में ज़्यादा ज़्यादा एरियाज़ है कैंटोनमेंट बोर्ड में आने वाले, लेकिन तबाह किया हुआ है शहर का जो उर्दू बोलने वाला हिस्सा। ये कोई लिसानियत नहीं है, मैं यूसुफ ज़ई पठान हूँ, लेकिन ये जो तबाह किया हुआ है कराची को, और उर्दू बोलने वालों अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो कराची को तबाह किया है, ये बाकायदा सूबाई हुकूमत ने लिसानियत की बुनियाद पे किया है। सर, लेकिन अगर कोई सवाल उठाता है तो उस पर तो फिर ये तासुब वाली बात करते हैं, सिंध कार्ड और तासुब खेलने वाली बात होती है। और एक और बड़ी चीज़ें इसी से रिलेट करता है, जिसका मैं सोच के आया था कि ये सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा। आपको पता है कि कराची में या कराची के जो शहरी इलाकों में आवाम को हकूक़ दिलाने की अगर जदोजहद थी, तो वो MQM ने कोशिश की, और उसके बाद फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब से अलग होने के बाद फिर अब वो शहरी इलाके तबाह हो गए। यानी कि आप टंडोला यार्ड में चले जाएँ, सक्खर में जाएँ, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद और इस तरह कराची। तो अब तासुर ये है कि जो MQM की जो धड़ेबंदी थी, उसके बाद फिर अब जितनी भी कोशिश कर लें, एहतिजाज करें, लाठियाँ खाएं, लाठियाँ मारें, कुछ नहीं होगा। लेकिन अच्छा, शहर में मैं आपकी बात काट रहा हूँ, दोनों इस पर राय देते हैं,
ठीक है। शहर में एक ओपिनियन है, कुछ वाइब्स आ रही हैं कि हेलो भाई होने वाला है, या जी भाई आवाज़ आ रही है होने वाला है। इस पर आप पहले भी बात कर चुके हैं। मुझे ये लगता है कि शहर में ना बाज़ जगहों पर वॉल चॉकिंग रुक गई थी, वो हुई है और उसके बाद कुछ हुआ नहीं, यानी वॉल चॉकिंग हो गई। बाज़ जगहों पर मुत्तहिदा लंदन के नारे वारे लिखे गए और पहले होता ये था कि फौरी तौर पर मिटा भी दिए जाते थे और उठा भी लिए जाते थे। अब की बार वो नहीं हुआ, तो ये समझा जा रहा है कि शायद कहीं कोई जगह बन रही है, कुछ रूम पैदा हो रहा है। मेरा ये ख्याल है कि रूम वगैरह पैदा नहीं हो रहा, ये अपनी ऑब्जर्वेशन भी और कुछ मालूमात जो हासिल की थोड़ी बहुत, उनकी बुनियाद पर मैं बता रहा हूँ। एक होता है हम रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ सिस्टम, तमाम चीज़ें थोड़ी सी ईजी हुई हैं, बाकी गुंजाइश पैदा नहीं हुई। आपकी ओपिनियन इस पर क्या है? नहीं, मेरी मतलब जो मेरी मुख्तलिफ हलकों से बात हुई है, मैं कई वीडियोज़ कर चुका हूँ कि अवाम में जड़ें मजबूत हैं। अवाम की अक्सरियत कराची में, मेरे ख्याल में अगर कोई 99% लोग ऐसे हैं जो अल्ताफ़ भाई से मोहब्बत करते हैं, अल्ताफ़ भाई की वो वापसी चाहते हैं, और उनकी कोशिश ये है कि जब वो होंगे तो वो अपने हकूक़ जो है ले सकेंगे। और ये बेशुमार, हम चूँकि पब्लिक में जाते हैं, ये बेशुमार लोग हमसे बात भी करते हैं। अच्छा, अब जिस तरह अल्ताफ़ साहब की पेशियाँ हो रही हैं लंदन में, आपको पता है कि वो मुकदमात भी कराची वाले ही हैं। जब MKM टूटी थी तो उसके बाद फिर उनकी अखबार में तस्वीर एक अरसे बाद छपना और डॉन अखबार की वेबसाइट पे वो ख़बर का छपना, वो भी बहुत सारे लोगों की नई उम्मीदें या उनकी एक नई उमंगें पैदा कर रहा है कि अल्ताफ़ भाई की वापसी हो रही है। लेकिन हल्के कहते हैं, मुख्तलिफ जो हल्के कहते हैं कि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर MKM या MKM के नाम से अगर पाबंदी ख़त्म करनी थी तो वो MKM पाकिस्तान है वो जो काम कर रही है, लेकिन अल्ताफ़ भाई की वापसी का इम्कान नहीं है। लेकिन जो हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा होने के बावजूद वो हुक्मनामा सस्पेंड नहीं हुआ फील्ड में, उसके बावजूद अखबार में ख़बर छपने के बाद तासुर ये मिल रहा है कि अल्ताफ़ भाई की वापसी हो रही है। चूँकि कराची वालों को या सिंध के शहरी इलाकों को, अल्ताफ़ भाई की वापसी तो नहीं हो रही, अल्ताफ़ भाई को फ़ोन खुलने की इजाज़त मिल रही है, ये कह रहे हैं ना आप? मतलब लोगों से कनेक्शन किया, अपने कारकुनान से कनेक्ट रहें। वो चूँकि उनके, आपने स्पीच भी देखी जो मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू भी की थी लंदन से, तो फिजिकल वापसी तो नहीं हो रही, लेकिन वो वापस हेलो कर सकेंगे, वहाँ से राब्ते में रहेंगे। और मीडिया देखें, पहली दफ़ा आपने देखा होगा कि काफ़ी अरसे के बाद बहुत सारे मीडिया के दोस्त लंदन में जब उनकी पेशी हुई तो वो माइक लेके पहुँचे। तो यानी कि ये लग रहा है कि वो अब जानता भाई क्या रहते, आई बिलीव इन ब्रिटिश जुडिशल सिस्टम, ब्रिटिश जुडिशरी, उसकी बात कर रहे हैं वो जो। जी बिल्कुल, वहाँ पर। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जद्दोजहद है वो मुसलसल 45 साल से कर रहे हैं, और वो उनके जो क्योंकि मुख्तलिफ इम्तिहानात या मुख्तलिफ उनको मराहल से गुजरना पड़ा है, लेकिन कभी वो हारे नहीं हैं। तो अब मैं बुनियादी तौर पर ये चाहता हूँ कि क्या अल्ताफ़ भाई की वापसी से ही कराची वालों को हकूक़ मिलेंगे, या जो एहतजाज, लाठियाँ खा रहे हैं, MPs ज़ख्मी हो रहे हैं, ख़वातीन और बच्चों पर एहतजाज हो रहा है, लाठियाँ हो रही हैं और लाठियाँ चार्ज हो रही हैं, तो क्या अब उनको जो है वो इस वजह से हकूक़ मिल सकेंगे कराची वालों को? वरना ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी, ना ही उनको कोई और हकूक़ मिलना है। अच्छा, कराची वालों को हकूक़ कैसे मिलेंगे? जब तक कराची वालों को ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं, इन मसाइल का हल पहले मिलना है, उसके बाद हकूक़ जो है ना वो मिल सकेंगे। कराची वालों को बड़े अजीब मसाइल में उलझाया हुआ है। यानी एक आम कराची वाले की बात करें आप, जो किसी भी शहर के इलाके में 25,000 रुपये महीना वाले अपार्टमेंट में रहता है किराए पर, तो 25,000 रुपये अपार्टमेंट का किराया दे रहा है, वहाँ की कोई 2-2.5 हज़ार रुपये वो मेंटेनेंस दे रहा है, जो चौकीदार, लटरम पटरम ये चीज़ें होती हैं उनकी। फिर उसके बाद उसकी बिल्डिंग में पानी जो है वो बोरिंग का आता है, या अगर कभी पानी बिल्डिंग वाले मिलकर ख़रीदते तो उसमें पानी में भी हिस्सा देता है, या अगर वो घर में रह रहा है किसी पोर्शन में तो पानी ख़रीद के डालता है वो। अच्छा, उसमें उलझा हुआ है। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें हैं, वो मुआशी तौर पर इतना उलझा हुआ है कि वो इससे आगे जो है ना, मेरे हुकूक़, मुझे बोलने की आज़ादी, सरकारी नौकरी में मेरा हिस्सा, कोटा सिस्टम के ज़रिए मेरा कत्ल, वो यहाँ तक सोच ही नहीं पा रहा बेचारा। इस शहर को ऐसे तबाह किया गया बड़ी प्लानिंग के साथ, तो ये उस प्लानिंग का हिस्सा है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। और जिस तरह से ये शहर उबल रहा है, बढ़ता जा रहा है, आबादी फैलती चली जा रही है, कुछ नहीं हो सकता इस शहर का। इस शहर को वाक़ईतन छोटी मोटी गोली, डिस्प्रिन वगैरह नहीं, इस शहर को पूरी सर्जरी की ज़रूरत है। 8-10 साल बिगाड़ में, सुधारने में लगेंगे, उसके बाद अगर कुछ किया जा सके तो हो सकता है, वरना ये छोटे मोटे इलाज से ये शहर
सुधरने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो चुका है। नाली में से निकलने वाली बोरी से लेकर बोरीबंद लाश तक बहुत बड़े मसाइल हैं शहर के, इसको पूरी सर्जरी की ज़रूरत है, बड़ी वाली, तो उसके ज़रिए हल हो सकता है। और दूसरा अल्ताफ़ भाई जो हैं, उनका मुझे इस केस में मैं आपको बताऊं बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। मैंने बरतानिया में कुछ दोस्तों से बात की, मैंने इस पर वीडियो की थी और मैंने वो कानून पढ़ा। ये है टैक्ट 2006, टेररिज्म एक्ट 2006, टी एक्ट, टैक्ट 2006, इसका क्लॉज 1 सेक्शन 2। तो उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके मुताबिक ये कि ये हेट स्पीच पर इन्होंने उकसाया है, तो ये भी साबित वहाँ पर माहिरीन कह रहे हैं कि होता है इन पर, इनका जो केस है इसमें। और वो कहते हैं कि इसमें जो सज़ाएं हैं उसमें समरी कन्वेंशन से लेकर मैक्सिमम सज़ा तक 15 साल की सज़ा हो सकती है। तो चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं उनके लिए इस केस में। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। असल में जो एविडेंस है वो यहाँ से कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि बेशुमार यहाँ पे जो लोग हैं यानी कि एमकेएम के रहनुमाओं के साथ कारकुनान काफ़ी सारे जेल में भी गए। अब भी ट्रायल चल रहा है, वही वाला केस जो लंदन में चल रहा है अल्ताफ़ भाई के खिलाफ, यहाँ पर ट्रायल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, यानी कि 5-6 साल हो गए। अच्छा सॉरी कंक्लूड करते एक बात और करनी, ये जो टैक्ट की मैं क्लॉज की बात करूँ, इसको अगर यहीं से देखें, इसमें क्या कहा गया था, कोई शख्स उकसाए, और जब वो उन्होंने 22 अगस्त की तकरीर की थी उसके बाद क्या हुआ था, ARY के दफ्तर पे हमला हुआ था, कुछ और जगहों पे बाकायदा तोड़फोड़ हुई थी। तो वो जैसे ही कहा था उसी वक्त उस पर जो कानून कहता है वो सब हमें अमल दरामद नज़र आया था। तो सूरत हाल मुझे इसलिए लगता है कि बड़ी मुश्किल है उनकी। बिल्कुल, हमने ये खबर चलाई थी जब स्कॉटलैंड यार्ड की इस्लामाबाद में टीम आई थी और कराची की तफ्तीशी टीम ने यहाँ पे जो केस बनाया गया, FIR से लेके चालान और दीगर जो सबूत थे, यानी कि CCTV फुटेज, अल्ताफ़ भाई का खिताब और प्रेस क्लब के बाहर जो कुछ हुआ था, यानी कि एक शख्स जाम बहक हुआ था उस दिन और 5-6 अफराद ज़ख्मी हुए थे, जिसमें पुलिस वाले भी थे और मीडिया हाउस पर हमले हुए। तो बहरहाल वो केस बड़ा मजबूत है। अब बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या हो, क्योंकि वहाँ इस तरह नहीं होता कि यहाँ कराची की जैसे या पाकिस्तान की अदालतों में साल केस चलते हैं और उसके बाद पता चलता है कि बरी, लेकिन वहाँ जब केस मजबूत होता है तब भी कहते हैं कि अदालत में जाता है, अदरवाइज़ अदालत में वहाँ केस आता ही नहीं, पहले निपटा दिया जाता है। बहरहाल अल्ताफ़ साहब ज़मानत पर हैं और हमारा असल में फोकस ये था कि कराची वालों के जो मसाइल हैं वो आप तक पहुँचाए। आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। I'm honored. Thank you.